अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम बेटा हम लोगों ने पढ़ लिया। इसके बाद अगला जो चैप्टर है उस चैप्टर पे चलते हैं। अगला चैप्टर जो बेटा हमने पढ़ना है वो है सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। ये चैप्टर आपका दो हिस्सों में डिवाइडेड है। एक पोर्शन इसमें सॉल्यूशन का है और दूसरा पोर्शन इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है। सिंध बोर्ड की बुक में इस चैप्टर को एक ही बनाया गया है, जबकि फेडरल में पंजाब में इसको दो अलग अलग चैप्टर्स माने गए हैं। सॉल्यूशन का अलग चैप्टर है और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नाम से अलग चैप्टर है। सही है। जबकि सिंध बोर्ड में इसको मिक्स कर दिया और मिक्स करके एक ही चैप्टर बनाया गया और नाम दिया इसका सॉल्यूशन एंड इलेक्ट्रोलाइट्स का। ठीक है, तो इसमें सॉल्यूशन वाला पार्ट भी हमने पढ़ना है और इलेक्ट्रोलाइट वाला पार्ट भी पढ़ना है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन से। सॉल्यूशन में सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, इन सारी चीज़ों से तो आप लोग बखूबी वाकिफ़ ही हो। तो डायरेक्ट काम की चीज़ पे चलते हैं, वो है कंसंट्रेशन यूनिट ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन यूनिट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन आपको बतानी हो, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को आपने एक्सप्रेस करना हो तो उसको एक्सप्रेस करने के कितने तरीके हो सकते हैं वो हमने पढ़ने हैं। देखो, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को अगर आपने एक्सप्रेस करना हो तो हम इसे दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं। एक टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं और एक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं। सही है। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के जितने यूनिट हो सकते हैं उसको हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। एक आपके टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं और दूसरे आपके टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें टेम्परेचर डिपेंडेंट की, तो टेम्परेचर डिपेंडेंट में आपके पास आ जाते हैं मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, ये सारे वैसे अभी हम पढ़ेंगे, सिर्फ नाम लिख रहा हूँ, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में आपके पास आता है मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, वेट बाय वेट परसेंट। ये सारे आपके पास टेम्परेचर इंडिपेंडेंट में आ जाते हैं। अब आपको कैसे याद रहेगा कि कौन सा यूनिट टेम्परेचर डिपेंडेंट है और कौन सा यूनिट टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है? तो बेटा वो तमाम यूनिट्स जिनमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ रहा हो, वो तमाम यूनिट्स जिनमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ रहा हो वो सारे टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। जाहिर सी बात है, क्योंकि वॉल्यूम टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर चेंज करने से वॉल्यूम चेंज हो जाता है, चार्ल्स लॉ में आप लोगों ने पढ़ा था।
तो टेम्परेचर चेंज करने से सॉल्यूशन का वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, और अगर उस कंसंट्रेशन के फॉर्मूले में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ रहा है तो वो कंसंट्रेशन भी चेंज हो जाएगी। जैसे मोलैरिटी याद करो, वैसे तो मैंने कभी पढ़ेंगे लेकिन फिर भी अगर याद करो तो क्या होती थी, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो नीचे सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ रहा है, इसका मतलब ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। नॉर्मेलिटी को भी याद करो, नॉर्मेलिटी का भी डिनोमिनेटर वही होता है जो मोलैरिटी का होता है, तो ये इसके नीचे भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ रहा है, मतलब ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ठीक है। वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इसमें साफ साफ नीचे वॉल्यूम लिखा हुआ है, इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। तो ये तमाम वो यूनिट्स है बेटा जिनके फॉर्मूले में या जिनके डिनोमिनेटर में कह लो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आता है, तो ये टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। इनके फॉर्मूले में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं आता। मोलैरिटी याद करो, नीचे किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट होता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं होता। मोल फ्रैक्शन में ऊपर नीचे दोनों तरफ मोल्स आते हैं, और वेट बाय वेट में तो पता ही चल रहा है ऊपर भी वेट है नीचे भी वेट है। तो ये तमाम बेटा वो यूनिट्स होते हैं जो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करते। तो अक्सर आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकता है इनमें से कौन सा यूनिट है जो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है या टेम्परेचर चेंज करने से चेंज होगा, या कौन सा ऐसा यूनिट है जिस पे टेम्परेचर का कोई अमल दखल नहीं होता। तो इस तरह के सवालात आपसे पूछे जा सकते हैं। अब एक एक करके इन तमाम यूनिट्स को देख भी लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट लेते हैं मोलैरिटी से ही। मोलैरिटी क्या होती है? मोलैरिटी होती है बेटा मोल्स या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कितने मोल सॉल्यूट के डाले जा रहे हैं पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में, तो दैट इज कॉल्ड मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। मिसाल के तौर पर आपने 1 लीटर सॉल्यूशन बनाया। अब 1 लीटर सॉल्यूशन बनाने के लिए या 1 DM³ सॉल्यूशन बनाने के लिए आपने सॉल्यूट के कितने मोल्स डाले, तो उन मोल्स को आप पर यूनिट वॉल्यूम से डिवाइड कर दो तो आपके पास मोलैरिटी आ जाती है। ठीक है। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखना चाहूं तो फॉर्मूला इसका क्या बन जाएगा? जाहिर है इसकी डेफिनेशन में 2 चीज़ें आ रही हैं, तो फॉर्मूले में भी 2 चीज़ें आएंगी। ऊपर आते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट और नीचे आते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सही है। और सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम आप पुट करोगे वो याद रखना लाजमी तौर पर आपने, लिख भी देता हूँ, लाजमी तौर पर आपने सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम पुट करना है वो लीटर या DM³ में पुट करना है। यानी अगर वॉल्यूम आपको सेंटीमीटर क्यूब में या ml में गिवन है तो वो आप पुट नहीं करोगे, उसको कन्वर्ट करोगे। मोलैरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल M से, और मोलैरिटी की अगर यूनिट की बात करें बेटा तो वो हो जाएगा मोल पर लीटर या मोल पर DM³। सही है। ये मोलैरिटी का यूनिट होता है। आगे चलते हैं।
इसके बाद अगला यूनिट है आपके पास मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट मास ऑफ सॉल्वेंट। मोलैरिटी की तरह ही होता है बेटा, मोलैलिटी भी, बस फर्क सिर्फ इतना होता है कि मोलैरिटी में नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आता है, जबकि मोलैलिटी में नीचे सॉल्वेंट का मास आता है। दोनों चीज़ें ही कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करेंगी ना बेटा। आपने टोटल कितना सॉल्यूशन बनाया है, उसमें कितना सॉल्यूट मौजूद है वो देख रहे हो आप, तो वो भी कंसंट्रेशन ही बताएगा। और आपने सॉल्वेंट कितना लिया था, उसमें कितना सॉल्यूट डाला है, तो वो भी कंसंट्रेशन ही बताएगा। तो कंसंट्रेशन को पढ़ने के, उसको एक्सप्रेस करने के, रिप्रेजेंट करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। तो एक तरीका ये है, तो इसे हम मोलैलिटी कहते हैं। मतलब नीचे मोलैरिटी के फॉर्मूले में आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को हटा के मास ऑफ सॉल्वेंट कर दो, तो वो आपकी मोलैलिटी होती है। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? मोलैलिटी का फॉर्मूला बन जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। सही है। और ये जो सॉल्वेंट का मास है बेटा, ये लाजमी आपको किस में रखना है? किलोग्राम में रखना है। मोलैलिटी को एक्सप्रेस करते हैं स्मॉल m से, और मोलैलिटी का यूनिट हो जाता है बेटा मोल पर केजी। ठीक है। इसके बाद अगला जो यूनिट है आपका वो है नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। नॉर्मेलिटी क्या होती है? ग्राम इक्विवेलेंट मास को, जितना ग्राम इक्विवेलेंट मास दिया हुआ है सॉल्यूट का, उसको डिवाइड कर दो सॉल्यूशन के वॉल्यूम से, तो आपके पास उसकी नॉर्मेलिटी आ जाती है। यानी मोलैरिटी को आपने याद रखना है। मोलैरिटी आपका समझो स्टैंडर्ड यूनिट है। मोलैरिटी क्या होता है? ऊपर सॉल्यूट के मोल्स आते हैं, नीचे सॉल्यूशन का वॉल्यूम आता है, ये मोलैरिटी है। अब ऊपर सेम रखो, डिनोमिनेटर को चेंज कर दो, डिनोमिनेटर में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जगह मास ऑफ सॉल्वेंट डाल दो, तो ये आपकी मोलैलिटी बन जाती है। और अगर आप डिनोमिनेटर को सेम रखो, न्यूमरेटर को चेंज कर दो, मतलब डिनोमिनेटर में आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ही रखो, न्यूमरेटर में आप मोल्स ऑफ सॉल्यूट की जगह ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट रख दो, तो ये फिर आपकी नॉर्मेलिटी बन जाती है। सही है। मोलैरिटी से ही दो यूनिट निकलते हैं, न्यूमरेटर चेंज कर दो तो नॉर्मेलिटी बन जाएगी, डिनोमिनेटर चेंज कर दो तो मोलैलिटी बन जाएगी। तो नॉर्मेलिटी का अगर हम फॉर्मूला लिखें, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट
अपॉन नीचे वही है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सही है। और ये जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है ये आपका लीटर में या डेसीमीटर क्यूब में है। ठीक है। और नॉर्मेलिटी को एक्सप्रेस किया जाता है कैपिटल एन से। अब नॉर्मेलिटी के फॉर्मूले में ग्राम इक्विवेलेंट मास आ रहा है, इससे क्या मुराद है? तो देखो बेटा, ग्राम इक्विवेलेंट मास की अगर हम बात करें, ग्राम इक्विवेलेंट मास अगर हमें निकालना हो किसका, देखो आपको तीन चीजें गिवन हो सकती हैं। सबसे पहले तो एसिड, एसिड का अगर आपने निकालना हो तो आप क्या करो, उसके मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड कर दो उसकी बेसिसिटी के साथ। सही है। जो भी आपको ग्राम इक्विवेलेंट मास दिया हुआ है उसको आप डिवाइड कर दो किसके साथ, जो भी मॉलिक्यूलर मास है उस एसिड का उसको डिवाइड कर दो उसकी बेसिसिटी के साथ, तो आपके पास उस एसिड का ग्राम इक्विवेलेंट मास आ जाता है। बेसिसिटी क्या है? बेसिसिटी है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H पॉजिटिव आइंस पर मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड। एसिड का एक मॉलिक्यूल कितने H पॉजिटिव आइन डोनेट कर सकता है वो उसकी बेसिसिटी कहलाती है। जैसे मैं कहूँ HCl HNO3 एक H पॉजिटिव आइन डोनेट करेंगे तो इनकी बेसिसिटी हो जाएगी 1। H2SO4 फॉर्मूले से ही पता चल रहा है 2 H पॉजिटिव आइन डोनेट करेगा तो उसकी बेसिसिटी हो जाएगी 2। H3PO4 3 H पॉजिटिव आइन डोनेट करेगा तो उसकी बेसिसिटी हो जाएगी 3। तो एसिड का एक मॉलिक्यूल कितने H पॉजिटिव आइन दे सकता है, दैट इज कॉल्ड उसकी बेसिसिटी। सही, एसिड की बेसिसिटी होती है। तो एसिड का जो भी मॉलिक्यूलर मास है उसको आप उसकी बेसिसिटी से डिवाइड कर दो तो उसका ग्राम इक्विवेलेंट मास आ जाता है। जैसे H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास होता है 98, इसकी बेसिसिटी होती है 2, तो 98 को 2 से डिवाइड कर दो तो आपके पास H2SO4 का ग्राम इक्विवेलेंट मास आ जाएगा, दैट इज 49। ठीक है। इसी तरह अगर आपको ग्राम इक्विवेलेंट मास निकालना है किसका, बेस का, तो उसके लिए आप क्या करो, मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड कर दो एसिडिटी से। एसिडिटी क्या है? नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH नेगेटिव आइंस पर मॉलिक्यूल ऑफ अ बेस। बेस का एक मॉलिक्यूल कितने OH नेगेटिव आइन रिप्लेस कर सकता है वो उसकी एसिडिटी कहलाती है। जैसे NaOH KOH एक OH नेगेटिव आइन देते हैं तो इनकी एसिडिटी हो जाएगी 1।
MgOH2 CaOH2 दो OH नेगेटिव आइन देते हैं, AlOH3 तीन OH नेगेटिव आइन देते हैं। सही है। तो बेस का एक मॉलिक्यूल कितने OH नेगेटिव आइन देता है, वो उसकी एसिडिटी कहलाती है। इसी तरह तीसरी चीज आपके पास जो है वो सॉल्ट होगी। तो ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट, ये कैसे निकालते हैं? जो भी सॉल्ट का मॉलिक्यूलर मास है उसको डिवाइड कर दो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट से। उस प्रोसेस के दौरान, उस रिएक्शन के दौरान उसके ऑक्सीडेशन स्टेट में जितना चेंज आ रहा है उससे डिवाइड कर दो तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाता है। सही, ऑक्सीडेशन स्टेट से डिवाइड कर दो तो उसका ग्राम इक्विवेलेंट मास आ जाएगा सॉल्ट का। तो एसिड, बेस और सॉल्ट के ग्राम इक्विवेलेंट मास अगर आपको निकालने हो तो आप इस तरीके से निकालोगे। एसिड को डिवाइड करोगे उसके मॉलिक्यूलर मास को बेसिसिटी से, और बेस के लिए आप एसिडिटी से डिवाइड करते हो, और सॉल्ट के लिए आप ग्राम इक्विवेलेंट मास से डिवाइड करते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद अगला यूनिट है आपका मोलैरिटी हो गया, मोलैलिटी हो गया, नॉर्मेलिटी हो गया, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट किया जाता है x से। मोल फ्रैक्शन होता क्या बेटा, नाम से ही पता चल रहा है, मोल्स ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स। मोल फ्रैक्शन कैसे निकाला जाता है? नाम से ही पता चल रहा है, फ्रैक्शन का मतलब आप मैथ्स में पढ़ते हो, दो सेम चीज़ों को डिवाइड करना। ये चीज़ आपकी होती है क्या, फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन का मतलब डिवाइड होने वाली चीज़ें कौन है, मोल है। मोल को आपने डिवाइड करना है। जिस कंपोनेंट के मोल आप निकाल रहे हो, जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन आप निकाल रहे हो उसके मोल्स को ऊपर रखो और डिवाइड कर दो टोटल मोल्स के साथ, तो आपके पास उस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन आ जाता है। ठीक है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल्स को ऊपर रखो और टोटल मोल से डिवाइड कर दो। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखना चाहूँ, मैं कहूँ लेट सपोज मुझे एक कंपोनेंट ए है, इसका मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो एक्स ए कह देता हूँ। तो ऊपर आएंगे इसके मोल्स और नीचे आएंगे टोटल मोल्स। दूसरे कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो ऊपर आएंगे उसके मोल्स, नीचे आएंगे टोटल मोल्स। सही है। तो जिसका मोल फ्रैक्शन आपको निकालना हो उसके मोल्स को टोटल मोल से डिवाइड कर दो, तो आपके पास इससे भी कंसंट्रेशन पता लग जाएगी ना, कि वो चीज़ के मोल्स आपने ऊपर रखे हैं, टोटल से डिवाइड किया, तो पता चल जाएगा कि इस पूरे सॉल्यूशन में इसकी क्वांटिटी कितनी है, इसकी कंसंट्रेशन कितनी है। तो कंसंट्रेशन को बताने का एक यूनिट मोल फ्रैक्शन भी होता है। मोल फ्रैक्शन में ऊपर भी मोल है, नीचे भी मोल है, तो इसका कोई यूनिट नहीं होता। सही है। और एक चीज़ याद रखना, सॉल्यूशन में जितने भी कंपोनेंट हैं उन सब के मोल फ्रैक्शन को ऐड करने पे हमेशा आपका आंसर 1 आएगा। XA प्लस XB, इसी तरह से जितने भी हैं
उन सबको ऐड करते जाओ तो सबको ऐड करने पे आपका आंसर 1 आएगा। तो ये बात MCQs में आ सकती है, सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इन अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1। जितने भी कंपोनेंट सॉल्यूशन के अंदर मौजूद हैं उन सब के मोल फ्रैक्शंस को अगर आप ऐड करते चले जाओगे तो जाहिर सी बात है आपका आंसर 1 के बराबर आएगा। ठीक है, तो ये आपका होता है मोल फ्रैक्शन। इसके बाद अगला होता है परसेंटेज कॉम्पोजिशन। परसेंटेज में कई टाइप्स आती हैं। इसमें सबसे पहला वेट बाय वेट परसेंटेज। वेट बाय वेट परसेंटेज क्या होता है? इसको लिख देते हैं, वेट बाय वेट परसेंटेज होता है, वेट है तो इसका मतलब ऊपर वेट यानी मास आता है सॉल्यूट का, नीचे भी वेट है तो इसका मतलब सॉल्यूशन का भी मास ही आएगा, और परसेंट है तो परसेंट में एक्सप्रेस करने के लिए बेटा इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा किससे? 100 से। सही है, तो वेट बाय वेट परसेंट में वेट है तो मतलब ऊपर सॉल्यूट का वेट यानी मास आएगा, बाय वेट है नीचे भी वेट है तो उसका मतलब सॉल्यूशन का भी वेट या फिर मास ही आएगा, और उसको परसेंट में एक्सप्रेस करने के लिए बेटा आप 100 से कर दोगे मल्टीप्लाई। अच्छा, अब इसको पढ़ने का तरीका क्या होता है ये भी बता देता हूँ, आगे सवालात में इसकी भी ज़रूरत आप लोगों को पड़ेगी। जैसे आपसे कह रहा है 5% वेट बाय वेट सॉल्यूशन है किसका? NaCl का। इसका मतलब होता है जितने परसेंट दिया है उतने ग्राम है इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन और 95 ग्राम ऑफ वाटर। सही है, अगर आपको कुछ परसेंट वेट बाय वेट सॉल्यूशन दिया हुआ है किसी भी चीज़ का, तो इसका मतलब जितना परसेंट दिया हुआ है उतने ग्राम आपने सॉल्यूट के डाले हैं 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। वो खुद देख लो, अगर मैं यहाँ पे 5 ग्राम रखता हूँ, नीचे 100 रखता हूँ, तो 100 से 100 कैंसिल होगा, 5% आ जाएगी। सही है, तो जितने परसेंट वेट बाय वेट सोल्यूशन आपको दिया हुआ है इसका मतलब आपने 100 ग्राम सोल्यूशन के अंदर जितना परसेंटेज दिया हुआ है उतना ही सॉल्यूट डाला है। जब भी उसको डिवाइड करने पे आपका जो आंसर है वो उतने परसेंटेज आएगा जितनी परसेंट आपको सवाल में गिवन है। ठीक है, या आप यूं कह सकते हो 100 ग्राम सोल्यूशन में आपने 5 ग्राम NaCl डाला है, 200 ग्राम सोल्यूशन में आप 10 ग्राम NaCl डाल दो, बात वही है। इसका मतलब 100 ग्राम सोल्यूशन में तो 5 ग्राम ही है ना, 200 में 10 ग्राम है, 300 में 15 ग्राम, 400 में 20 ग्राम, 500 में 25 ग्राम। तो इसका मतलब जनरल जो है वो आपका 100 ग्राम सोल्यूशन में आपने 5 ग्राम NaCl डाला है तो ही आपका 5% सोल्यूशन बनेगा। अच्छा, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन बोल सकता हूँ या फिर 95 ग्राम ऑफ वाटर यानी सॉल्वेंट भी बोल सकता हूँ, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना। पूरा सॉल्यूशन 100 ग्राम है जिसमें से सॉल्यूट 5 ग्राम है, तो सॉल्वेंट कितना होगा, पानी कितना होगा, जितना बचा है उतना पानी होगा, तो 95 ग्राम। तो दोनों तरीके होते हैं बोलने के। सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट से बोलो आप तो जितनी परसेंटेज दी है उतने ग्राम सॉल्यूट है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। सॉल्वेंट के हिसाब से बोलो तो आप बोलोगे जितनी परसेंटेज दी हुई है उतना सॉल्यूट है
100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में नहीं, 100 तो टोटल है, उसमें से जितनी परसेंटेज गिवन है वो निकाल दो, उतना सॉल्यूट होगा वो निकाल दो, तो बाकी जो बचेगा वो आपका सॉल्वेंट यानी पानी होगा। तो ये मैंने इसको पढ़ने का तरीका भी आप लोगों को बताया, क्योंकि आगे इसकी भी ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला जो आपके पास है वेट बाय वेट हमने पढ़ लिया, इसके बाद अगला है वेट बाय वॉल्यूम। वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम में क्या करते हैं, ज़्यादा चेंज नहीं करते। ऊपर तो वेट है तो सॉल्यूट का तो बेटा वेट ही रहता है, यानी मास ही रहता है। नीचे वी है तो सॉल्यूशन का मास नहीं आता, सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ जाता है। और इसको परसेंट में एक्सप्रेस करने के लिए बेटा 100 से करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये आपके पास वेट बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। वेट बाय वॉल्यूम है, नीचे वी है तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम आ जाता है, बाकी सब कुछ सेम रहता है। ठीक है, इसको कैसे पढ़ेंगे, अगर आपको 5% वेट बाय वॉल्यूम सोल्यूशन दिया हुआ NaCl का, तो आप इसको पढ़ोगे 5 ग्राम ऑफ NaCl इन 100 ml। वेट बाय वेट था तो 100 ग्राम आ रहा था, वेट बाय वॉल्यूम है तो 100 ml ऑफ सॉल्यूशन बोलेंगे। सही है, बाकी सब कुछ सेम है। इसी तरह वॉल्यूम बाय वेट हो, अगर आपके पास वॉल्यूम बाय वेट, तो वॉल्यूम बाय वेट का फॉर्मूला बन जाएगा, आपकी बार ऊपर वॉल्यूम है तो इसका मतलब सॉल्यूट का वॉल्यूम लोगे ना, मास थोड़ी ना लोगे। सॉल्यूट का आप लोगे मास, फिर मास लिख दिया। वॉल्यूम बाय वेट है, सॉल्यूट का आप लोगे वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन का मास आएगा, और उसको बेटा परसेंट में एक्सप्रेस करने के लिए आप कर दोगे 100 से मल्टीप्लाई। सही है, तो अगर आपको बोले 5% वॉल्यूम बाय वेट सॉल्यूशन दिया हुआ NaCl का, तो उसका मतलब है, एक मिसाल है 5 ml NaCl का डाला है, NaCl ग्राम में डालते हैं, मिसाल दे रहा हूँ, 5 ml NaCl का डाला है इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, यानी यूनिट उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब सॉल्यूट को हम वॉल्यूम में एक्सप्रेस कर रहे हूँ, जैसे कोई गैस वगैरह आपकी या कोई लिक्विड वगैरह आपका, समझ, जैसे NaCl है तो सॉलिड है ना, इसको तो ग्राम में ही डालेंगे। कोई गैस है आपका, कोई लिक्विड है आपका, तो आप उसको ml में मेजर करोगे, तो आप उसको ml में डालोगे, और सॉल्यूशन जो आपका बन रहा होगा उसको आप एक मिसाल है ग्राम में एक्सप्रेस कर रहे होगे, तो फिर आप इस यूनिट को फॉलो करोगे। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और नीचे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। सही है, जब आपका सॉल्यूट भी वॉल्यूम में एक्सप्रेस हो और सॉल्यूशन भी वॉल्यूम में एक्सप्रेस हो, तो आप इस तरीके से निकालोगे। अब वही बात, 5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सोल्यूशन अगर एक मिसाल NaCl का दिया है, तो आप इसको बोलोगे 5 ml ऑफ NaCl इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। सही है, मतलब जितनी परसेंटेज गिवन है उतना ग्राम या वॉल्यूम है सॉल्यूट का 100 ग्राम या ml सॉल्यूशन में। ये परसेंटेज कॉम्पोजिशन को पढ़ने का तरीका होता है। तो ये 4 तरीके होते हैं परसेंटेज में एक्सप्रेस करने के। इसी तरह से
एक और तरीका होता है, शायद आप लोगों ने सुना हो, पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम इसे कहते हैं। सुना है? पता नहीं तुम लोगों ने नहीं सुना। खैर, ये क्या होता है, पीपीएम में अगर आपको कंसंट्रेशन निकालनी हो तो मास या वॉल्यूम जो भी है सॉल्यूट का, इसको डिवाइड करो मास या वॉल्यूम जो भी सॉल्यूशन का गिवन है, और बेटा परसेंटेज में एक्सप्रेस करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, क्योंकि परसेंट, सेंट का मतलब होता है 100, तो परसेंट में एक्सप्रेस करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। अभी हमें मिलियन में एक्सप्रेस करना है, तो मिलियन का मतलब 100 नहीं होता, मिलियन का मतलब 10 लाख होता है, यानी 10 की पावर 6। ठीक है, तो परसेंट में आप 100 से मल्टीप्लाई करते हो और पीपीएम में, पर मिलियन में, आप 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करोगे। पीपीएम अक्सर हम वहाँ पे इसको इस्तेमाल करते हैं, जैसे अक्सर आपने वाटर बॉटल्स में देखा होगा, मिनरल वाटर की जो बॉटल होती है या जो डिस्पेंसर पे आप बॉटल लगाते हो उस पर आपने देखा होगा, उस पर लिखा होता है कि फ़लाना मिनरल इतने पीपीएम है, ये वाला एलिमेंट इतने पीपीएम है, इसके सॉल्ट इतने पीपीएम है ना। वहाँ पे नहीं देखा तो गौर करना, उन पे कभी लिखा होता है ये इतने पीपीएम है, ये इतने पीपीएम है। क्यों भाई? पार्ट्स पर मिलियन, यानी सॉल्यूशन के मिलियन पार्ट्स हैं या सॉल्वेंट के मिलियन पार्ट्स हैं, उसमें सॉल्यूट के कुछ पार्ट्स आ रहे हैं। तो मतलब अगर कंसंट्रेशन बहुत कम होती है ना, जैसे मैंने पानी की मिसाल दी, जैसे पानी है, पानी में एक मिसाल है सोडियम के सॉल्ट की कंसंट्रेशन कितनी होगी भाई? ज़्यादा तो पानी है ना, पानी बहुत बल्क में है, उसमें NaCl एक मिसाल है थोड़ा सा होगा, या सल्फर एक मिसाल है थोड़ा सा होगा, या पोटेशियम या आयरन जो भी एक मिसाल है बहुत कम होगा। तो उसको मोलैरिटी में एक्सप्रेस करेंगे तो इतना छोटा आंसर आएगा कि वो बोलते हुए अजीब सा लग रहा होगा। मोलैरिटी में एक्सप्रेस कर दें, मोल फ्रैक्शन में कर दें, परसेंटेज में कर दें, बहुत छोटा आंसर आएगा। तो जब कंसंट्रेशन बहुत कम होती है, जैसे मैंने कहा पानी की बेहतरीन मिसाल दी, पानी में इम्प्योरिटीज़ की कंसंट्रेशन पानी के मुकाबले में बहुत कम है, तो वहाँ पे फिर आप चीज़ों को परसेंटेज में, मोलैरिटी में, नॉर्मेलिटी में एक्सप्रेस नहीं करोगे। जितने भी आपके कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस होते हैं वहाँ पे तो ये सारी यूनिट आप इस्तेमाल करते हो। लैब वगैरह में जहाँ भी आप कोई चीज़ बना रहे हो तो आप ज़ाहिर है उसमें सॉल्यूट अच्छा खासा डालते हो, उसी का सॉल्यूशन तैयार कर रहे हो ना, तो वहाँ तो आप मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, इन सब चीज़ों में एक्सप्रेस करते हो। लेकिन जो आपका, जैसे मैंने कहा पानी है, तो उसमें आपके पास जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो बहुत कम होंगी पानी के मुकाबले में, तो वहाँ पे अगर आप उसको किसी और यूनिट में एक्सप्रेस करोगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा, बहुत छोटी वैल्यू आ रही होगी, तो वहाँ पे हम उसको एक्सप्रेस करते हैं पीपीएम में। तो हम कहते हैं कि भाई 0.57 पीपीएम ये है, या 1 से 10 पीपीएम ये है, या 10 से 12 पीपीएम ये है, ताकि एक तमीज़ का आंसर मैं कहूँ 10 से 12 पीपीएम सही है, लेकिन असली में अगर आप देखो तो मिलियन पार्ट में से 10 से 12 आ रहा है, यानी 10 या 12 को आप मिलियन से डिवाइड करोगे तो वही बात है, आपका आंसर बहुत छोटा आएगा। लेकिन पीपीएम में करके लिख दिया उसको तो एक तमीज़ की वैल्यू आपको देखने को मिल रही है। तो कहने का मकसद है जब सॉल्यूट की कंसंट्रेशन बहुत कम होती है तब हम उसको पीपीएम में एक्सप्रेस करते हैं। इसी तरह एक आध यूनिट और भी होते हैं, उसका पूरा फॉर्मूला नहीं लिख रहा, पार्ट्स पर बिलियन, इसमें आप 10 की पावर, ये और छोटा यूनिट है, बिलियन 10 की पावर 9 से डिवाइड करते हो। इसी तरह एक होता है पार्ट्स पर ट्रिलियन, इसमें आप 10 की पावर 12 से मल्टीप्लाई करते हो। ट्रिलियन में पार्ट्स देखते हो कितने हैं, सही है। तो ये कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के जो सारे यूनिट होते हैं उसको हमने डिस्कस किया उनके फॉर्मूले के साथ, ठीक है। तो फिलहाल बेटा इस लेक्चर को, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का जो काम है वो हम कंटिन्यू करेंगे। तो फिलहाल बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफ़िज़।